नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। मैं आपको बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने क्विक रिवीजन सीरीज में पर्यावरण डिस्कस किया है, भारतीय राज व्यवस्था डिस्कस की है, आधुनिक भारत डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत। क्विक रिवीजन सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों को हम वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं ताकि कम समय पे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके आपका। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। डिकोड एग्जाम के फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कुल 47 टेस्ट है इसमें, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 4800 क्वेश्चंस है। तो अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसे घर बैठे ऑर्डर करना है तो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म से हम स्टार्ट करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? पेपर में पूछा गया प्रश्न है 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो उनका गृह त्यागना। ठीक है, जब वो घर छोड़ के गए। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कोलिया वंश से, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, रुमनदेई अभिलेख जो था उसमें ये इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध के जन्म जब हुआ था तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो लोटस और बुल, बैल। ठीक है, जहां पर आपको कमल और बैल का चित्र दिखे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म की बात दर्शाई जाती है। ठीक है, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। दूसरा हमने बात किया था महाभिनिष्क्रमण की, मतलब इन्होंने अपने गृह को त्यागा था। जब ये अपने घर को छोड़कर चले गए थे तो ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? अश्व के हौश के। ठीक है। किस एज में इन्होंने अपने घर को त्यागा था? 29 ईयर के थे। निर्वाण की अगर हम बात करें, यहाँ पे निर्वाण की बात करें या संबोधि कहीं पे लिखा हो तो याद रखिएगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोधि ट्री से, मतलब एनलाइटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर इनको बोध गया में एनलाइटमेंट मिला था, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अभी हम लोग प्रश्नों के माध्यम में भी डिस्कस करेंगे। धर्मचक्र परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया और ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हील से, याद रखिएगा। और कहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। ठीक है। महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करेंगे तो महापरिनिर्वाण मतलब जब गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था तो ये किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? स्तूप से। प्रतीक क्या है? स्तूप है। 80 साल की उम्र में इन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर को त्यागा था। कहां पर? कुशीनगर, यूपी में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही चीज हिंदी में यहाँ पर लिखी है। घटनाएं एवं उनके प्रतीक इस प्रकार है। तो हो सकता है सिंबल से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले, सुमेलित करने को आपको दे दे तो याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग बौद्ध संगीति। ठीक है। बौद्ध संगीति में देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो कालाशोक के समय में हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। ठीक है। तृतीय बौद्ध समिति की हम बात करेंगे तो ये आपके अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र।
यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा क्लास। और जो चतुर्थ आपकी हुई थी, जो फोर्थ काउंसिल हुई थी, वो कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के बगल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने, वसुमित्र ने। ठीक है, दोनों लोग ने इसकी अध्यक्षता की थी। अश्वघोष के बाद वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सिंबल वाले से रिलेटेड ले लीजिएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और जो सिंबल से रिलेटेड प्रश्न बनते वो बता दिया। इनकी माँ कहाँ से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो आपका लुम्बिनी में हुआ है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुमनदेही अभिलेख से मिलता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे त्रिपिटक की बात करते हैं। बौद्ध में हम लोग त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक मतलब, पेटक मतलब पेटी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे वो जब जीवित थे तो वो उपदेश दिया करते थे। ठीक है, लेकिन कहीं पे चीजें लिखी नहीं थी। ठीक है, रिटन नहीं थी। तो इनके निर्वाण के बाद, जब इनका निर्वाण हुआ, तो जो इनके शिष्य थे उन्होंने इनकी जो टीचिंग्स थी और बहुत सी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको एक जगह लिखना शुरू कर दिया और पेटियों में डालना शुरू कर दिया। तो इसी से त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर कभी प्रश्न ऐसा बने कि जो त्रिपिटक है वो बुद्ध के समय पे लिखे गए, तो कहिएगा नहीं, बुद्ध ने अपने समय पे कोई भी चीज लिखित उसमें नहीं दी थी। जो इनके शिष्य थे वो उनकी टीचिंग को सुनते थे और इनकी मृत्यु के बाद या इनके उस बहुत समय बाद भी लोग इनके टीचिंग्स को फिर जब लिखना शुरू किया और एक पिटक में रखना शुरू किया, पेटी में, तो वहीं से त्रिपिटक हो गया। ठीक है, अब देखिए त्रिपिटक में हम 3 पिटक की बात करते हैं, विनय पिटक की, सूत्र पिटक की और अभिधम पिटक की। तो जब भी हम विनय पिटक की बात करेंगे तो जो बौद्ध भिक्षुक थे वो, उनके लिए जो डिसिप्लिन था, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। रूल्स रेगुलेशन, किस तरीके से जीवन यापन करना है, रूल्स, इन सब की बात विनय पिटक में की गई थी। सूत्र पिटक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बुद्ध के टीचिंग्स थी, याद रखिएगा। और अभिधम पिटक की बात करेंगे तो यहाँ पे दार्शनिक स्वरूप था बुद्ध की टीचिंग का। तो वही चीज लिखी गई है। पिटक रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन फॉर द मॉन्क्स, जो आपके जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनको अपना जीवन किस तरीके से रहना है, क्या डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बारे में विनय पिटक में बोला गया। सूत्र पिटक में कलेक्शन ऑफ द बुद्धा सर्मन। ठीक है, और फिर विनय पिटक की बात करेंगे तो फिलोसफीज ऑफ द बुद्धास टीचिंग। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर इस स्लाइड को मैंने इसलिए फिर इंक्लूड किया है क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि पहला काउंसिल अजातशत्रु के समय में हुआ था। आपको पता है राजगृह में हुआ था। इस तरीके से याद कर सकते हैं, राजा वैशाली को पटाकर काश्मीर कुंडलवन लेके गया। ठीक है, तो राजगृह, फिर वैशाली, पटाकर, पाटलिपुत्र और कश्मीर में कुंडलवन, याद रखिएगा। ये चीज आपको याद रहेगा कि पहली, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस प्लेस में हुई है। किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया है, पेट्रोनेज किसके, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रिसाइड किसने किया है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप याद रखेंगे महाकश्यप। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था महाकश्यप सावाकामी अध्यक्ष थे आपके। यहाँ पे सार्वाकामिनी लिखा है, इंग्लिश और हिंदी का वो है, लेकिन आप याद रखिएगा। तिस्सा याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्सा और वसुमित्र अश्वघोष। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर ये जो डिटेल दी गई है ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने स्लाइड को यहाँ पर इंक्लूड किया है। फर्स्ट काउंसिल की जब भी बात आएगी तो आप याद रखेंगे विनय पिटक और सुत पिटक। ठीक है, इस फर्स्ट काउंसिल में आपका कंपाइल किया गया था। 3 पिटक के नाम मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखना है। विनय पिटक और सुत पिटक आपका कंपाइल किस काउंसिल में किया गया था, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि अभिधम पिटक जो है वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका कंपाइल किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो यहाँ पर ये दोनों याद रखिएगा क्लास, ये आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और जो अभिधम पिटक है, तीसरा पिटक है, वो आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा जो संघ था वो आपका डिवाइड हो गया था। ठीक है, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो बुद्ध संघ था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान, किस बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो आप याद रखेंगे हीनयान और महायान में डिवीजन आपका हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसको कि पेट्रोनेज किसने किया था, कनिष्क ने किया था। प्रिसाइड किसने किया था, आपके वसुमित्र ने किया था, अश्वघोष ने किया था। और कहां पर हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था।
तो चीजें रिवाइज हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया है किसके अभिलेख से मिलता है, अशोक के अभिलेख से मिलता है। और रोमनदेही अभिलेख में भी आपको पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था कहां पर, थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि कहां पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कौन सा प्रतीक इसको रिप्रेजेंट करता है, स्तूप, याद रखिएगा, ठीक है। और मल गणराज की राजधानी कुशीनगर में इनको महापरिनिर्माण मिला था, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्माण मंदिर अवस्थित है कहां पर, कुशीनगर में, हमने डिस्कस किया है। अवंती, गांधार, कौशल, मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो इनका जो अंतिम व्यक्ति जो इनका जो शिष्य था वो थे सुभद्र, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी, वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिए थे, 3-4 ऑप्शन, तो उसमें पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ अवधारणा क्या है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो आपको पता है ना, डिजायर इज अ कॉज ऑफ सोरो, तो इच्छाएं थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर, मैंने अभी बताया, जिसको कि हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और ये व्हील से रिप्रेजेंट होता है। और पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, अगर ये पूछेगा तो आप बताएंगे श्रावस्ती। तो क्लास याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, तो आप कुशीनगर बताएंगे। इनका जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु कहां बिताई थी, वैशाली में बिताई थी। पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया है, श्रावस्ती में दिया है, ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीता की अध्यक्षता किसने की थी, जो संगीता मैंने गलती से बोल दिया, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस भी किया है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कब, कनिष्क के शासन काल में। मैंने आपको बताया था कनिष्क के शासन काल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान सेक्ट आपका आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है, तो राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन लेके गया, ठीक है, कश्मीर लेके गया। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहां पर, तो ये आपका हुआ था काशी बनारस में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अगला फिर हम देखते हैं, अच्छा क्लास यहाँ पर आपको नियरेस्ट ऑप्शन दिया था, इसलिए आपने इसको टिक लगाया। कभी कभी आपके आंसर्स ऑप्शन पे भी डिपेंड होते हैं, एग्जैक्ट वही नहीं पूछ लेता है, तो परेशान मत होइएगा। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय में, हमने सब डिस्कस कर लिया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे, लुम्बिनी में हुआ है, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, कमल और बैल से, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की बात हम करेंगे तो बौद्ध गया में, ठीक है। प्रथम प्रवचन की बात करेंगे तो सारनाथ में, निधन की बात करेंगे तो कुशीनगर में, सब हमने डिस्कस कर लिया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र, यहाँ पे देखिए चक्र की बात की गई है, व्हील की बात की गई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, जन्म कमल, ठीक है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा।
महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है? उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, एकदम सही है। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, एकदम सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, एकदम सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां वहां पर क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है बौद्ध गया में, इसलिए वहां पे महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किसने कर दिया था? शशांक ने नष्ट कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो कौन सा है? बौद्ध गया है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, वो आपके किस नदी के किनारे हुई है? तो याद रखिएगा निरंजना नदी, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो है बौद्ध गया, ठीक है। और बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको नष्ट किसने कराया था? शशांक ने कराया था। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसे? किसी को भी नहीं। गौतम बुद्ध जब तक जीवित थे उन्होंने किसी को भी नामांकित नहीं किया था, ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? ये कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ठीक है, एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर? वैशाली में दी गई थी। और वैशाली वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध ने आखिरी वर्षा ऋतु में थे, वो वैशाली में थे, ठीक है। त्रिपिटक की हम बात करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध धर्म जिसमें संघ जीवन के नियम की बात की गई है। देख लीजिए, नियम की जब भी बात करेंगे तो हम उसमें कहाँ की बात करेंगे? हम विनय पिटक की बात करेंगे, ठीक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन है, तो ये आपके सुत्त पिटक है, ठीक है। और जहां पे दार्शनिक फिलोसफिकल व्यू है वो आपका अभिधम्म पिटक है। तो यही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, देखिए प्रश्नों के माध्यम में इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विनय पिटक में हम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, एक बार देख लीजिए। तो संघ जीवन के नियम की बात करेंगे तो विनय पिटक हो गया, ठीक है। नैतिक एवं सिद्धांत की बात करेंगे तो सुत्त पिटक हो गया। दार्शनिक सिद्धांत की बात करेंगे अभिधम्म पिटक हो गया। और विनय पिटक और आपका सुत्त पिटक जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था। जो थर्ड पिटक है अभिधम्म पिटक वो आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है? राजगीर, बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहां पर? ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। सारनाथ, सांची, बौद्ध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो है आपका सांची का स्तूप, ठीक है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वो कौन सा है? वो बौद्ध। उसमें बोला जाता है कि संसार जो है वो आपका अस्थिर है और क्षणिक है, ठीक है। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर अस्थिर है और क्षणिक है, ठीक है, ये हो गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। ये भी याद रखिएगा, दोनों प्रश्न एक दूसरे से आपका रिलेटेड है। यहाँ पर प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मैं रिवाइज करा दूं। दी लाइट ऑफ द एशिया किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है। किसने कहा है? सर एडविन अर्नोल्ड ने कहा है। और ये किस पुस्तक पे बेस्ड है? ललित विस्तार पर बेस्ड है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो कौन सा राजा था? वह कनिष्क था, ठीक है। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा
गया था वह थी बुद्ध की। ठीक है, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह कौन सा धर्म था? वो बौद्ध धर्म था। गांधार शैली, आपको पता है जब भी हम बात करते हैं गांधार शैली की बात करते हैं, मथुरा शैली की बात करते हैं। गांधार शैली की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखेगा। यहाँ पे जो बुद्ध की प्रतिमा बनती है ना, वो मार्बल से, सफेद मार्बल से बनती है। बुद्ध एकदम शांत उसमें दिखते हैं, उनके बाल जो रहते हैं कर्ली कर्ली रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मथुरा शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन वो दिखेगा। बुद्ध आपको अभय मुद्रा में दिखेंगे, आशीर्वाद देते हुए, जैसे हमारे यहाँ देवी देवता से आशीर्वाद देते हुए बनते हैं ना, बुद्ध जो है थोड़े मस्कुलर बनेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, आशीर्वाद देते हुए। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो उसमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। यहाँ पे देखते हैं, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कब? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के ये यूपीएससी का प्रश्न था, उसमें पूछा गया था इस मुद्रा का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर था, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। चलिए आगे देखते हैं, कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा ना, कथन कारण वाला नहीं है। कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी, एकदम सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, लोथल कल हमने डिस्कस किया, लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका गोदीवाड़ा है। ठीक है, सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। सांची की स्तूप की बात करेंगे तो अशोक का सिंह स्तंभ है ये आपका सांची स्तूप। ठीक है, नालंदा की बात करेंगे तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्तत्व, ठीक है, अवलोकितेश्वर की को और जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? पद्म पाणी है। तो याद रखिएगा, बौद्धिस्तत्व अवलोकितेश्वर। ठीक है, पद्म पाणी। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शालकृत चैत्यग्रह कहां पर है? काले में है। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? वो थे नागार्जुन। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह था माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग था क्या था? स्थापन का युग क्या था? एस्टैब्लिशमेंट का गुप्ता पीरियड। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। देखिए, वेद की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इसे नहीं मानते थे। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये दोनों में कॉमन था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके जीवन में भी आपकी मदद करेगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग।
आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह क्या था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब भी हम चैत्य की बात करते हैं तो जहां पर पूजा होती थी, ठीक है, पूजा स्थल को हम चैत्य कहते हैं। विहार का क्या था? जहां पर जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो निवास करते थे, रहते थे, उसके लिए विहार की बात कही जाती है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वो थी आपकी ब्रजयान, ठीक है। अब हम जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, ठीक है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे उत्तर आपका ऋषभदेव होगा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे कहां से? वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं थे वो थे आपके नाथ मुनि, और सब आपके जैन तीर्थंकर हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल था वे थे जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द यूज किया गया है कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति की बात की जाती है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है किस धर्म में? जैन धर्म में। स्यात्वाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोण सिद्धांत एवं दर्शन है वह है आपका जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनी एक संप्रदाय था, यापनी संप्रदाय किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से, ठीक है। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 अपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो कौन है? 14 पूर्व, ठीक है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है पूछ ले 12 अंग 12 उपांग किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे जैन सेक्ट से रिलेटेड है। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वह थे अर्ध मागधी। चंपा, पावा, समेत शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वो है संवेद शिखर, ठीक है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र कृतांग तथा बृहत्तक कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, ठीक है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था वह कौन सा था आपका? जैन काउंसिल पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए तीर्थंकर के नाम है, जैसे आदिनाथ जी को बैल से रिप्रेजेंट किया जाता, प्रतीक जो है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप सबका देखिएगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप याद रखिएगा सुमतिनाथ जी का चकवा, ठीक है, अभिनंदन जी, ठीक है, यहाँ पर बंदर, यहाँ पे वासुपूज्य जी भैंस। तो क्लास ये जो तीर्थंकर हैं आपके, इनके नाम आप जरूर देख लीजिएगा और इनका प्रतीक क्या है ये भी देख लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न बनता है इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैच करने को दे देता है, जैसे आपको दे देगा नेमिनाथ, तो याद रखिएगा नेमिनाथ जी को का प्रतीक क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक क्या है? सर्प है। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? सिंह है, ठीक है। नौमीनाथ जी का प्रतीक क्या है? नील कमल है,
तो ये याद रखिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। अब यहाँ पे जैन काउंसिल की हम बात करें तो समिति की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो आपका हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे स्थूलभद्र थे आपके। स्थूलभद्र किससे रिलेटेड है? श्वेतांबर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और इसको पेट्रॉन किसने किया था, किसके समय में हुआ था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और 12 अंक की जो कंपाइलेशन है वो फर्स्ट जैन काउंसिल में हुई थी। और फाइनल कंपाइलेशन जो है 12 अंक और उपांक का, ये आपका सेकेंड काउंसिल में हुआ था। ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ना, यहाँ पे 12 अंग 12 उपांग। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन क्या है? भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, देखिए श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको हम श्वेतांबर कहते थे। और यहाँ पर जो आपके वो थे वे स्थूलभद्र थे। ठीक है, दिगंबर की अगर हम बात करेंगे, जिन्होंने दिगंबर मतलब आकाश को मतलब अपना वस्त्र की तरह समझा, तो ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे दिगंबर सेक्ट के लोग। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये भी सही है। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जब परीक्षा में ये प्रश्न मिलेंगे ना तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है, इस वजह से पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे जब मैं पढ़ रही होंगी, एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। समाधि मरण संबंधित है किससे? जैन दर्शन से। ठीक है, सत्य कथन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न है, जब परीक्षा में आपको मिलेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इतना स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको यूपीएससी में मिलते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में हम स्टेट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करें, साथ ही साथ यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी वजह से ये लेंथी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बस एक बार सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता रहेगा कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। परीक्षा में पूछा कि जैन धर्म का प्रचार किसके नेतृत्व में हुआ, भद्रबाहु के या स्थूलभद्र के, तो आपको पता रहेगा भद्रबाहु के। ठीक है, स्थूलभद्र की हम बात करते हैं तो हमने बता दिया आपको क्या, श्वेतांबर सेक्ट के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया श्वेत रंग के सफेद वस्त्र ये पहनते थे। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी जो हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने दिगंबर सेक्ट के थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये थोड़ा सा पोलाइट थे। अब आपको सोचो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी थी, इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। दिगंबर सेक्ट की बात करेंगे तो उसमें महिलाएं नहीं थी। ठीक है, ये सब चीजें आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक सेक्ट। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, किसके द्वारा? आजीवक सेक्ट के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी है, याद रखिएगा। सही कथन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई है किसने? चामुंड राय ने। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। अभी तक हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया, 1 लाइन क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस किया। तो सारी चीजों को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। क्लास जो मैंने हाईलाइट की है चीजें उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज है, इसीलिए जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन पे अब नहीं समय व्यतीत कर रहे हैं।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाली उसी को हम डिस्कस करें, क्योंकि परीक्षा अब आपकी बहुत ही नजदीक आ गई है। तो अब यहाँ पर पूरा पढ़ने लगेंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं है। तो एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं। महाजनपद दिए गए हैं और कैपिटल दिया गया है। इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, सुमेलित करने को दे दिया जाता है कि महाजनपद की कौन सी आपके कैपिटल है, उसको आप मैच करिए। तो अंग की बात करते हैं, अंग चंपा, ठीक है। मगध की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा राजगीर और गिरिराज, ठीक है। काशी की बात करेंगे तो कैपिटल काशी, वत्स, कौशंबी। कौशाल की बात हम करेंगे तो अभी हमने देखा था श्रावस्ती, ठीक है। अब ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी। फिर यहाँ पे देखिए सौरसेन की बात करेंगे हम, सुरसेन की बात करेंगे तो ये आपका मथुरा हो गया। पंचाल की बात करेंगे तो अहिछत्र हो गया या फिर कांपिल्य हो गया। कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया। मत्स्य विराटनगर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपका जयपुर में है, ठीक है। इधर राजस्थान रीजन में परीक्षा में एक बार पूछा था कि राजस्थान में कौन सा आपका महाजनपद है, तो आप बताएंगे मत्स्य, और इसकी कैपिटल क्या है, विराटनगर। मत्स्य मतलब मछली, ऐसे करके याद करो। और ये विशाल बड़ा विराट सी जानवर है, मतलब, ठीक है। तो मत्स्य विराटनगर। चेंदी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सोतीवती या फिर बांदा। अवंती उज्जैन, ठीक है। फिर उसके बाद गांधार, तक्षशिला, कंबोज, ऊंचा, ठीक है। अस्मक, पैठन, बाजी, वैशाली, मल, कुशीनारा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस की। यहाँ पे देख लीजिए यूपी में कौन कौन से है। पांचाल है आपके वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। सुरसेन की हम बात करेंगे तो ये मथुरा में है। फिर इसके बाद ईस्टर्न यूपी की हम बात करेंगे तो कौशाल, श्रावस्ती जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ये वो रीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे मल, अभी हमने देखा था मल गणराज की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी, जहां पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये भी याद रखिएगा क्लास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, 14th वाला जो महाजनपद है ये है आपका अस्मक, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो साउथ में अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैप में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये आपका अस्मक है, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे चेंदी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लीजिए ये मगध हो गया, इधर सुरसेन हो गया जो कि मथुरा में है, ठीक है। इधर मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौशाल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है जो कि मैं आपको बता दूं, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि 16 महाजनपद की बात किस बुद्धिस्ट उसमें बोली गई है। तो आप याद रखेंगे अगंतुर निकाय में इसका मेंशन है, किस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो आप याद रखेंगे अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर परीक्षा में पूछेगा और क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने का प्रयास करेगा तो पूछ सकता है कि जो अगंतुर निकाय है, ठीक है, वो किसका पार्ट है। तो आप याद रखेंगे सुत पिटक का, ठीक है, सुत पिटक का पार्ट है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो 16 महाजनपद की बात किस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में की गई है, तो अगंतुर निकाय में की गई है, अगंतुर निकाय में। और ये किसका पार्ट है, ये आपका सुत पिटक का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाक्त भागवत धर्म महाजनपद के बारे में क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा और उनके कैपिटल्स को याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैठन, यहाँ पे पोतन भी कहीं पे कहीं लिखा रहता है, तो इसको पढ़िएगा जरूर। चलिए लूसेंट में अगर आप जाएंगे ना तो लूसेंट में ये सब चीजें बहुत अच्छे से दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करना है तो आप लूसेंट से ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किसने उसका एक्सकेवेशन किया, किसने खुदाई की है, कौन है, वहां से क्या क्या चीजें पाई गई है, तो वहां पर वो सब चीजें दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये वाला अगर हम पढ़े तिरंतकर के बारे में पढ़े, ये भी वहां पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। महाजनपद के बारे में आप वहां पर पढ़ सकते हैं। जो ब्लॉक्स में आपके दिए गए हैं ना इंफॉर्मेशन लूसेंट में, उसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा क्लास। हम ना बहुत हल्के में चीजों को लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न वहां से बन जाते हैं तब सोचते हैं कि कहाँ से बना, किस एनसीईआरटी से बना। तब कभी कभी स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं था, लूसेंट में जो वाला पेज था उसको एक बार पढ़ लिए होते तो वहां से भी फंस जाता। तो क्विक रिवीजन के लिए देखिए, आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है। आज सैटरडे हो ही गया, अगले हफ्ते संडे को आपका पेपर है, तो अभी अपनी स्ट्रैटेजी को मत बदलिए, लेकिन अब चीजें क्या करिए, रिवाइज करिए।
पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ठीक है। जो भी घटना चक्र है सारे घटना चक्र पढ़ डालिए एक बार जल्दी जल्दी, फिर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि हर कोई पढ़ता है प्रीलिम्स के लिए। और करंट अफेयर पे प्लीज फोकस करिए। 6 मंथ की तो लास्ट 6 मंथ की तो करंट अफेयर्स जरूर एक बार देखिए, ठीक है। सर की भी वीडियो अवेलेबल है तो वो भी आप देख लेंगे, जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज हो जाएगा। जो आपके लेक्चर्स हैं उसको स्पीड तेज करके देखिए, मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे मत देखिए। आप इंटू 1.5 कर सकते हैं, 1.75 कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। ज्यादा फोकस आप रिवीजन पे करिए, लेकिन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है। वहां से भी आपको मदद मिलेगी। और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करना है, ये सोचिएगा। चलिए, शैव भागवत धर्म की हम बात करते हैं। प्राचीन भारत के कॉस्मोगोनिक, ठीक है, विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, जिसको कि हम कलियुग कहते हैं, ठीक है। आजीवक, मत मयूर, मैमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वाह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय का था वो था मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति का योग। नए नार थे शैव धर्मानुयायी। अब आप ऐसे नए नार की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भोलेनाथ के यहाँ पर तीसरी नेत्र है ना, तो नए नार, ठीक है। तो धर्म किससे रिलेटेड है? ये शैव अनुयायी से। पोई गई तिरुज्ञान पुडम तथा तिरुवगई में से वाह जो अलवार संत थे वो थे आपके तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था किसने? गुप्त वंश ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी भगवतों द्वारा। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है वो कौन है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? 9 है, ठीक है। हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख, याद रखिएगा। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य क्या है? बेसन नगर का गरुड़ अभिलेख। और ये किसका है? हेलियोडोरस का, याद रखिएगा। बेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था कहां का? तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करने हेतु अंकित किया गया था वह था वाराह अवतार विष्णु जी का। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण थे। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। स्थान 23 में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य में किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नैमिषारण्य आपका सीतापुर मतलब लखनऊ के पास में है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वो है किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं पावापुरी पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में वाराणसी, इस्लाम धर्म में मदीना और ईसाई धर्म में वेटिकन। चलिए, राजनीतिक दशा पढ़ते हैं हम लोग 6वीं शताब्दी की। की बात करेंगे तो ये अवंती के राजा थे। उदयन की बात करेंगे तो वत्स राज था इनका। प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध, याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे, ये भी याद रखिएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था क्या? अवंतिका। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है? वो माध्यमिका एवं विराट नगर है। और अभी हमने डिस्कस किया है विराट नगर कहां पर है आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, परीक्षा में पूछा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, कई बार प्रश्न पूछा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा उदयन थे।
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया था किसने? उज्जैन ने। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑप्शन के बेसिस पे भी आप चीजों को देखेंगे। क्या ऑप्शन, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से बोला गया है कि पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा प्रश्न रहा होगा ये कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो उज्जैन ने किया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उज्जैन थे, याद रखिएगा। उज्जैन वास्प दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं ईस्वी शताब्दी में, ठीक है। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, वो कौन सा था? वो आपका काशी था। शाक्य, लिच्छवी एवं योधे में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं थे योधे, ठीक है। शाक्य, लिच्छवी जो थे ये आपके गणराज थे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। पार्श्वनाथ, मैंने आपको बताया तीर्थंकर हैं, जैन धर्म से हैं। बिंदुसार मौर्य उसका था, ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था। चेतक लिच्छवी वंश का था। 16 महाजनपद की सूची जिस प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो आपका अगंतुर निकाय है और भगवती सूत्र है, दोनों का नाम याद रखिएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपद के युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? सुरसेन थी, ठीक है। तो मथुरा में कृष्ण जी बहुत सुर लगाते थे बांसुरी से, तो याद रख, आपको कभी नहीं भूलेगा, मथुरा में कृष्ण बांसुरी बजाते थे, सुर निकालते थे, तो मथुरा की राजधानी सुरसेन हो गई। चंपा की बात करेंगे तो अंग चंपा, ठीक है। चंपी अच्छी लगती है ना ऐसे से, ये अंग में चंपी कराना अच्छा लगता है, तो अंग चंपा करके याद कर सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेंदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? अस्सक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से जो मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही। तो गिरिब्रज आपकी राजधानी रही, राजगृह रही, पाटलिपुत्र रही, लेकिन कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बनी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार, ठीक है। श्रावस्ती के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जिसने मतलब गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता को मारा और फिर उसके पुत्र ने आगे चल के उसी को मार दिया खुद गद्दी पे बैठने के लिए। तो वो कौन सा शासक था? वह था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? किस वंश से ये बिलोंग करता था? हर्यक डायनेस्टी से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासन काल में, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसका था? नंद वंश को, धनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ना। तो मौर्य राजवंश आया था। कौटिल्य इनके गुरु। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो परीक्षा में पूछता है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो आप याद रखेंगे खारवेल का। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर नंद वंश था, ठीक है, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया, फिर आपका शुंग वंश आया। मगध तक का सम्राट जो अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन था? वो महापद्मनंद था, ठीक है। सही कथन देखते हैं। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल थी। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। जीवक याद रखिएगा किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वो कौन सी नदी है? वो यमुना नदी है। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कुरु
की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिच्छत्र थी। कौशल की साकेत थी। वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूनानी आक्रमण की हम बात करते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन किसका था? नंद का शासन था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो था आपका धनानंद। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 में भारत छोड़ दिया। कारण था वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। ये आपका गलत है। ठीक है, 325 के बाद 2 साल के अभियान के बाद जो सिकंदर था वो भारत छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जो उसकी सेना रहती है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। इस वजह से युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह थे आपके मशक। वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? वो आपका पोरस था। याद रखिएगा। नियाकस, आनेसिक्रिट्स, डायमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वाह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो था आपका डायमेकस। अब मौर्य साम्राज्य डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, नंद वंश का नाश करता है चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद को हराता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, जिसमें उनका योगदान कौन करता है? कौटिल्य करते हैं। ठीक है, चलिए चाणक्य जिनको कि हम कहते हैं। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? वो मौर्य वंश था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। सेंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने कराई थी। जस्टिन स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो है जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे किस नाम से? विष्णुगुप्त नाम से। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है। राज्य के क्या अंग है ये देख लीजिएगा। सप्तांग सिद्धांत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या क्या राज्य के अंग होते थे? तो सबसे ऊपर राजा होता था, फिर अमात्य होता था, फिर जनपद होता था, फिर दुर्ग होता था, कोष होता था, सेना होती थी, फिर मित्र होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। मैकियावेली प्रिंस से क्या कहता है कि राजा का भय जरूरी है, प्रजा उससे प्रेम करे और राजा का भय हो, दोनों में एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? राजा का भय होना चाहिए प्रजा में। अगर वो राजा से प्रेम करने लगेगी तो वो राजा के उपदेश की कभी भी अवहेलना कर सकती है, मानने से इनकार कर सकती है। लेकिन अगर वो राजा से भय करेगी तो वो उनकी बातों को ना मानने से डरेगी। तो भय की बात करता है मैकियावेली प्रिंस में। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहां पर? पाटलिपुत्र में। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो थे चंद्रगुप्त। याद रखिएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये साक्ष्य मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में भी अपने राज्य की स्थापना की थी, अपने राज्य को बढ़ाया था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। देखिए प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे उत्तर सेम होगा। ठीक है, चाहे पहले जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया उस तरीके से पूछे, चाहे इस तरीके से पूछे कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया था? 305 ईस्वी पूर्व में किया था।
अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो कौन सा क्षेत्र था? वो आपका था श्रीलंका। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, वो है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल तथा औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है? अशोक की उपाधि से मिलता है। कौन सी उपाधि? आपकी देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय अशोक, प्रियदर्शनी अशोक। अशोक के दोनों अलग अलग टाइटल्स है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, हमने पहले भी डिस्कस किया है। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक एवं दशरथ। रज्जुक जो थे वो आपके मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। सार्थवाहक कहते थे हम किसको? व्यापारियों के काफिलों को। ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछते हैं तो स्टूडेंट्स को नहीं आते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये भी आपका तैयार हो जाए, रिवीजन हो जाए। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, वह था आपका अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था, अभी हमने डिस्कस किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। ये सब प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को इसके उत्तर आते होंगे। चलिए स्थान और स्मारक देखते हैं। कौशाम्बी की बात करेंगे तो घोषता राम मठ। कुशीनगर की हम बात करेंगे तो रानाभर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहित महित। तो थैंक यू क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज के लेक्चर्स को एक बार आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे हैं। चीजों को एक्सप्लेन करने का समय अब नहीं है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। खाली मात्र 1 हफ्ता बचा है आपके पास, तो अभी अगर आप बहुत ज्ञान अर्जित करने लगेंगे तो दिक्कत होगी। अब आप क्या करिए, चीजों को रिवाइज करिए। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, एक बार आप सारे पास्ट ईयर्स के पेपर्स को पढ़िए, घटना चक्र है तो उसको पढ़िए। ठीक है, और हमेशा अपने दिमाग में एक चीज बनाए रखिए कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो नहीं बदला है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज भी वही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। पहले डायरेक्ट प्रश्न बनते थे, अब थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा। लेकिन अगर आपने उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ी सी उनकी व्याख्या पढ़ ली होगी, तो एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर हल होंगे। और जब भी दिमाग में ये आए कि हमसे नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिएगा बस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके लिए रोज पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। पढ़ने का मन ना करे तो बैठ के करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर पढ़ने का ना मन करे तो सेंसस पढ़िए। सेंसस पढ़ने का ना मन करे तो आप एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पढ़िए। लेकिन इस 1 हफ्ते को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, क्योंकि ये आपकी कई साल की मेहनत है। तो इस पूरे हफ्ते को ध्यान से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, याद करने में दिक्कत हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात बनाए रखिए, यही आखिरी बार होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार एकदम से अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई होगा, फिर मेंस की तैयारी में जुटा जाएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय।